Welcome back to Urbanism Spinning. Today we are shooting our fourth podcast episode with Dr. Prabjot Kaur. She has been my teacher. She has taught me during my graduation time. She has done her graduation from Chandigarh College of Architecture from 1978 to 1983. She is very inspiring. Today we had a conversation which covered all the parameters of architecture education and architecture practice. Do listen to her and do let me know in the comment section what do you think about this. So let's get started. Welcome to Urbanism Spinning, ma'am. Thank you, dear. Thank you so much. I'm very glad that we are doing this podcast. You are my inspiration. Thank you. Ma'am, after so many years in architecture, how will you define architecture in one or two sentences? It is too difficult to define a profession in a one line or two line, but it is architecture is something which is there in every creation of the God. Defining it in a line or two is really difficult, but मेरे को तो पूरी नेचर में हर जगह आर्किटेक्चर दिखता है. सो नेचर इज ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. तो जिस आर्किटेक्ट को ये बात समझ आ जाती है और वो जो आर्किटेक्चर क्रिएट करता है उसे हम ज्यादातर आर्किटेक्चर कह देते हैं, और जिसमें वो चीज नहीं आ पाती या कम आती है उसे हम लोग पता नहीं क्यों बिल्डिंग्स कह देते हैं. मगर सिर्फ बिल्डिंग कहना भी शायद उतना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से. आर्किटेक्चर बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा, वेरी डाइवर्स. वेरी डाइवर्स, वेरी डाइवर्स. मैम, आपके कोर्स में या अभी तक आपको कौन सा एक ऐसा आर्किटेक्ट है जिसने जो इंस्पिरेशन रहा हुआ है आपके लिए? मेरे लिए अगर मैं पढ़ाते हुए मैं देखूं तो लॉरी बेकर के आर्किटेक्चर ने मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि उसमें मुझे बहुत इनोवेशन और बहुत इंडियननेस दिखी. लॉरी बेकर के आर्किटेक्चर में मुझे ऐसा लगा कि उसने इंडिया को बहुत अच्छे से समझा है और मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को, नीड्स को समझते हुए बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर दिया है. इफ आई हैव टू नेम वन आर्किटेक्ट आई विल नेम लॉरी बेकर. अदरवाइज बहुत सारे इंडियन आर्किटेक्ट्स आसपास भी हैं, बहुत सारे हैं. मैंने सतनाम नमिता एसोसिएट्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो वहां मैंने सरकार मैम का खास करके मेरा कनेक्शन नमिता मैम के साथ था. तो उस के दौरान भी मैंने देखा कि वो बहुत डीपर रिसर्च करती थी, बहुत गहराई से चीज को सोचती थी. उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा. ओके. और बहुत सारे हैं आर्किटेक्ट इंडिया में ऐसे जो बहुत अच्छे हैं और उन्हें आर्किटेक्चर एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए. अनफॉर्चुनेट है कि 500 कॉलेजेस में अगर मैं सारे सिलेबस, आपको पता है मेरी आर्किटेक्चर एजुकेशन पे ही रिसर्च है. हाँ जी. मास्टर्स का भी वर्क मेरा आर्किटेक्चर एजुकेशन पे, बेटा आप अच्छे से जानते हो, और मेरी पीएचडी तो एक्सक्लूसिवली इसी डोमेन में है. तो मैं जब सारे सिलेबस देखती थी तो मुझे ये अफसोस होता था कि बहुत कम आर्किटेक्ट जो पढ़ाई जाने काबिल हैं वो सिलेबस में कहीं नहीं दिखते हैं. तो इंडियन आर्किटेक्ट्स बहुत सारे हैं जिनको पढ़ाना चाहिए. हम अभी 20, 25, 30 तक पहुंच पाते, जबकि हमारे देश में 2 लाख से ऊपर आर्किटेक्ट. हाँ जी. देखो इतना बड़ा देश है ना, 140 करोड़ की आबादी, 2 लाख से ज्यादा आर्किटेक्ट, उनमें भी कई आर्किटेक्ट बहुत अच्छे. तो वो सब सिलेबस में आने चाहिए. ये तो बात है. अपने आसपास के आर्किटेक्ट्स को अगर हम सिलेबस में बच्चों को पढ़ाएंगे और इनिशियल स्टेज में पढ़ाएंगे तो वो ये समझ पाएंगे, उनका आर्किटेक्चर जाके फिजिकली देख के, उनको इंटरव्यू करके, कि किस किस्म की दिक्कतें आती हैं एक आर्किटेक्ट को प्रैक्टिस करने में, और वो उसे ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे. अभी अनफॉर्चुनेट है बेटा कि हम बहुत दिक्कत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स की, बड़े वर्ल्ड ओवर की बिल्डिंगों को स्लाइड्स पे दिखा के उनको बड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि ना वो जाके वो बिल्डिंग्स देख सकते हैं, ना उस आर्किटेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ना उसके ऑफिस का सेटअप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं देख पाते. तो वो बहुत थ्योरेटिकल रह जाता है. उससे अगर हम जहाँ पढ़ते हैं उसके आसपास के रीजन के आर्किटेक्ट्स हम पढ़ाएं इनिशियल स्टेजेस पे, जब वो जाके उस आर्किटेक्ट का ऑफिस देख सके, उससे इंटरेक्ट कर सके, उसकी बिल्डिंगों में जाके, है ना, जाके वहाँ चीजें देख सके, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है. मैम, मुझे याद है जब आप हमें पढ़ाते होते थे, आप हमें कहते थे आसपास साइट्स है, वहां जाके जाओ. आपने हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाया है. बहुत जरूर जाओ. रोज एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट को
सो शुरुआत दिन की किसी ना किसी साइट पे जाके करनी चाहिए, ऐसा मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है। और वहां तुम्हें कोई रोकता ही नहीं है, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाओ, किसी को ऐसे रुकावट नहीं होती। और आप जब 5 साल में हर रोज 1 घंटा या आधा घंटा सुबह, आधा घंटा 1 घंटा शाम को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ती है। हर स्टूडेंट को नहीं बेटे, हर टीचर को भी जाना चाहिए। हाँ जी। मैंने खुद भी कोई कंस्ट्रक्शन साइट जो मेरे घर के आसपास या मेरी रास्ते में इधर उधर दिखी, मैं वहां रुक के जरूर मैंने देखा। तो मैम आपने आर्किटेक्चर एजुकेशन कैसे चूज की? जब आपने आर्किटेक्चर कर ली, मास्टर्स कर ली, आपका ऐसा क्या वो पॉइंट था कि आपने इतना अच्छा पढ़ाया और आप बहुत देर से हो, तो मैम क्या वो एक चीज थी कि आपने आर्किटेक्चर एजुकेशन चूज की? बेटा मैं ना शायद ये बात आपको स्टूडेंट, जब मैं आपकी टीचर थी तो आपसे मुझसे पूछते तो मैं आपको बहुत ज्यादा उससे बताती कि मैं हमेशा ही फौज में जाना चाहती थी। हाँ जी। मैं एनसीसी को बहुत ज्यादा एक ऐसा मुझे लगता था कि दैट यस इट इज मी, है ना। तो पर उस समय फौज में लड़कियों को नहीं लिया जाता था, सिर्फ मेडिकल के थ्रू जा सकती थी या नर्सिंग के थ्रू जा सकती थी। और मेरा खुद का जो इंटरेस्ट था वो नॉन मेडिकल में ज्यादा था। मेरे फादर को कहीं लगा कि जब मैं 8वीं 9वीं 10वीं में थी तो उस एज ग्रुप में थी, तो उनकी एक स्टूडेंट की वाइफ रुड़की से आर्किटेक्ट थी। वो आफ्टर मैरिज नंगल आई, तो पापा ने मुझे उनसे इंटरेक्ट कराने उनके घर लेके गए। वो एक ऐसा मोमेंट था जब मैंने उनका घर देखा। तो बेटे एक सोसाइटी ऐसे कॉलोनी, जैसे कॉलोनी नहीं होती, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में मेरे फादर काम करते थे, तो उसकी कॉलोनी में सब घर एक जैसे होते हैं। पर जब मैं उनके घर के अंदर गई तो जिस ढंग से उन्होंने अपने घर को डेकोरेट कर रखा था, इट वॉज बिल्कुल वाओ फीलिंग थी। कि फिर जो पेंटिंग लगी हुई थी, मैंने पूछा आंटी ये पेंटिंग, तो उन्होंने कहा मैंने करी है। और जब मैंने उनके घर में और सारी चीजें देखी तो मुझे लगा यार ये तो कुछ खास हुआ ना। तो अब वो सिर्फ वो एक स्पार्क पॉइंट था मेरे लिए। और मैंने फिर उनसे थोड़ी जब इंटरेक्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा ही कुछ मैं करना चाहती हूँ। मैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, इंजीनियरिंग में भी नहीं मैं जाना चाहती। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें मुझे खुद को सर्च करने की इच्छा थी, शायद बहुत ज्यादा इच्छा थी। इंजीनियरिंग की साइड पर नहीं हो पाया, मतलब नहीं, मैंने कोई एग्जाम ही नहीं दिया, तो मैं कह नहीं सकती। बट ऐसा उस समय मौके पे एक्सपोजर हुआ मेरा, तो फिर मैंने कहा यस दिस इज वन फील्ड आई वांट टू बी। और मौका मिला जब मेरी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो उसके बाद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन मिल गई। तो फिर मैम आप टीचिंग में कैसे आए? बेटा मैंने टीचिंग को चूज किया कि टीचिंग ने मुझे चूज किया, मैं बहुत कंफर्म सॉलिडली नहीं तुम्हें कहना चाह रही। मैंने बहुत ज्यादा दिल से प्रैक्टिस करने की शुरू में कोशिश की। बीइंग अ फीमेल मैंने 5 साल सरवाइव भी किया, मगर एक बैलेंस बनाना बिटवीन माय फैमिली लाइफ एंड माय प्रोफेशनल लाइफ, रेजिंग द राइट काइंड ऑफ किड्स एंड मेंटेनिंग माय ओन हेल्थ, कहीं ना कहीं वो बैलेंस ही गड़बड़ा गया 5 साल में। सीरियस कुछ हेल्थ इश्यूज दिखने लग पड़े, कुछ फैमिली में दिक्कतें दिखने लग पड़ी। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, मैं सारी जिंदगी इस तरह से नहीं निभा पाऊंगी। चाहती मैं प्रैक्टिस में रहना ही थी, मगर सबसे बड़ा मुद्दा प्रैक्टिस में आता है कि आपको आपकी पेमेंट्स नहीं ठीक ढंग से मिलती। आप कितना ही काम कर लो, आपकी पेमेंट्स मर जाती हैं। और ऐसे हालात में आप, जब आपका पास परिवार भी है, 2 बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, तो वो जो भाग दौड़ थी, इतनी ज्यादा भाग दौड़ थी, तो वो कहीं बैलेंस नहीं मुझसे बन पाया। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक ट्राई करती हूँ। और ट्राई भी इसलिए करती हूँ कि जहां मुझ में कमी है, शायद उस कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में बेटे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके मुझे पढ़ाया गया है, प्रैक्टिस में क्लाइंट बातों के लिए पेमेंट नहीं करता, क्लाइंट बहुत अच्छे डिजाइन के लिए भी पेमेंट नहीं करता। क्लाइंट को तो वैल्यू फॉर हिज और हर मनी चाहिए। तो जो उसकी पैसों की वैल्यू दे सकने के लिए जो चीजें मुझ में चाहिए, वो शायद पूरे तरह से नहीं है।
तो मैंने टीचिंग ज्वाइन इसी इंटेंशन से की थी दैट आई री एजुकेट माई सेल्फ एंड बाउंस बैक. I will definitely do my own practice after re-educating myself. I joined education with this intention. But once I joined, I really feel that मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. बस उसके बाद फिर आगे आगे चलती गई. और मैम आप इतनी सारी चीजों से एसोसिएटेड हो, तो मुझे लगता है ये एजुकेशन की वजह से, वही आप कह रहे हो कि आपने चूज किया या टीचिंग ने आपको चूज किया. मैं कह नहीं सकती. हाँ. और मैं फिर उसके बाद इसका हर लम्हा मैंने टीचिंग का एंजॉय किया. और आपको पता है, आपने तो मेरे को बहुत क्लोजली देखा है कि मुझे लगता है एक लाइटेड कैंडल ही दूसरी कैंडल्स को जला सकती है. तो आपने बहुत बार पीप करके मुझे कुछ ना कुछ पढ़ते हुए देखा होगा, कुछ ना कुछ नई रिसर्च के ऊपर नजर मारते हुए देखा होगा, या ऐसी बातें करते हुए सुना होगा. तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत नोबल प्रोफेशन है, एंड बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, मैं इतने सारे यंगस्टर्स की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल पा रही हूँ. और जो इम्पैक्ट मैं आज डाल पा रही हूँ उसका रिजल्ट जरूर मेरे जाने के बाद तक भी कंट्री को महसूस होगा. और मैम आप, मुझे लग रहा है आप नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हो. अब जैसे आप लिफ्ट्स वाला आपका ये है, आप इसके बारे में कुछ बताओ. आपने कैसे, क्यों यहाँ पे ज्वाइन किया, मतलब व्हाट इज ऑल दिस? मोक्षा, जो ये लिफ्ट्स का बिजनेस है, ये मेरे हस्बैंड ने बहुत साल पहले से शुरू किया हुआ है. मैं पहले भी थोड़ा थोड़ा यहाँ इसके साथ कनेक्टेड थी. आपको मैंने कहा, इनिशियली मैंने 5 साल बहुत स्ट्रगल की थी कि मुझे प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करनी है. टीचिंग में मैं खुद को री एजुकेट करने के लिए गई थी. पर जब मैं रिटायर हुई तो मुझे लगा कि प्रैक्टिस बहुत चेंज हो गई है, उसके साथ मैं उतना कोप अप नहीं कर पाई हूँ. और जो दिक्कतें तब मैं महसूस करती थी, आर्किटेक्ट तब भी वही दिक्कतें महसूस करती, वही पेमेंट के इशू, वही टीम नहीं बन पाती बड़ी उनकी, क्योंकि हमारी एजुकेशन में और बाकी, मतलब हमारी एजुकेशन में मुझे बहुत सारी फ्लॉज दिखती, बहुत सारे फ्लॉज दिखते. मैंने बहुत फोरम में उन फ्लॉज के ऊपर चर्चा या उसके सोल्यूशन पे बात करी है. पर जब मैं वहां से बाहर निकली रिटायरमेंट के बाद, तो आपको मेरे स्वभाव का पता है कि मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती. yes. बैठ ही नहीं सकती. तो मैं जब अपने हस्बैंड को यहाँ ज्वाइन किया और मैंने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट किया जो लिफ्ट लेने आते हैं, फिर ये भी बहुत बड़ा एक फीलिंग है कि इंडिया इज राइजिंग. एंड क्यों हम पुरानी ही मॉडल्स मल्टीनेशनल कंपनी के लिफ्टों के ऊपर कोई आर्किटेक्ट स्टैंडर्ड डिजाइन को ही पेस्ट कर देता है, वो उसका इंटीरियर नहीं सोच रहा अभी. क्यों नहीं उसका इंटीरियर किया जा सकता? तो आप हमारा एक्सपीरियंस सेंटर देखोगे तो वहां देखोगे कि हमने बहुत वैरायटी की लिफ्ट लगा रखी है. तो मुझे यहाँ जो मेरा एक वो क्रिएटिव अंदर से कीड़ा होता है ना, एक आर्किटेक्ट के अंदर होता है जो हर समय उसको कहता है कि कुछ ऐसा क्रिएट कर जिससे तुझे सेटिस्फेक्शन मिले. तो फिर लिफ्ट के इंटीरियर पे मैंने कुछ काम करना शुरू किया, जिसमें मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी. मेरा बेटा भी इसी इंडस्ट्री में है. तो हम मिलके क्लाइंट को और आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर जो भी है, वो जैसा भी इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहे, जो भी थीम है, अगर आप किसी जगह लिफ्ट बना रहे हो और बाहर से सारा एक्सपीरियंस लेते आ रहे हो एक कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लिफ्ट में लेके जा सकते हैं. Isn't it wonderful? Yes, it is. Isn't it wonderful? Rising India has the ability कि वो अपनी सारी चीजों को अच्छे से कर सके. वो हमें अब वेस्ट को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. हम वेस्ट के पुराने मॉडल्स की बिल्डिंग है, क्योंकि वो अपनी तो नहीं लगाते हैं, अब हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी भेज देते हैं. उनके लिए अभी भी इंडिया एक पुअर इंडिया है, जबकि इंडिया पुअर नहीं है. इंडिया में एबिलिटी, अब मतलब लोगों का जो पेइंग कैपेसिटी है वो सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड है. और बहुत सारे क्लाइंट बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब उनके इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट के हिसाब से उनके लिफ्ट का इंटीरियर होता है. मैम, आपको इतने साल हो गए, जैसे आपने अपनी आर्किटेक्चर एजुकेशन की, इतने साल पढ़ाते हुए, आपको लगता है कोई गैप है जो फिर अभी तक नहीं हो रहा आर्किटेक्चर एजुकेशन में? बेटे, बहुत बड़ा गैप है. गैप नहीं, बहुत बड़ा गैप है. आपको समझाना मुझे बहुत आसान है कि ये जो आर्किटेक्चर एजुकेशन शुरू हुई थी वो 1907 में जे स्कूल ऑफ
आर्ट्स में सबसे पहले शुरू हुई थी। और वो बेटे अंग्रेजों की गुलामी का टाइम था, है ना। हाँ जी हाँ। तो एक गुलाम देश में एक सिस्टम शुरू क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? वो सिस्टम इसीलिए शुरू किया जाता है कि उनको अपनी बिल्डिंग्स यहाँ बनवानी थी, तो कोई ऐसे बंदे चाहिए थे जो उनके ड्राइंग्स को समझ के उसे एग्जीक्यूट करा सके। बिल्कुल। तो उनको तो डिजाइनर नहीं चाहिए थे ना, वो अलाउ भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ का ब्रेन एज डिजाइनर काम करे। उनको सिस्टम चाहिए था जहाँ पढ़ने के बाद या तो डॉक्यूमेंटेशन कर सके, या अंग्रेजों की बिल्डिंगों की बहुत तारीफ कर सके, या एक रिफाइंड ड्राफ्टमैन। तो ये जो मॉडल हमारे यहाँ इम्पोज किया गया ना, वो बिल्कुल ही वैसा मॉडल था जो गुलाम देश में चाहिए। हम आजाद हुए, हमने मॉडल में कोई बड़ा सुधार नहीं किया, हमने उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ थोड़ी चीज इधर काट दी, ठीक कर ली, कोई करने की कोशिश करी। आपको पता है कोई चीज पुरानी में फाउंडेशन ही गड़बड़ हो तो उसका आप ऊपर से जो मर्जी कर लो, वो सुपरफिशियल रहेगा। हम जब तक इस मॉडल को डिस्कार्ड करके ये नहीं एक पॉइंट पे हम सब आर्किटेक्ट और लोग आते कि हमें सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन का चाहिए जिसमें जो ग्रेजुएट निकले उसके पास सिर्फ डिजाइन की बातें और बातें ना हो, उनके पास एक ऐसी स्किल हो कि वो जो डिजाइन कर रहे हैं उसे राइटली एग्जीक्यूट कर सके। हमारे यहाँ जब एग्जीक्यूट करने कोई भी बैठता है ना चीज को, कोई भी आर्किटेक्ट किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन से, वो कितना भी अच्छा डिजाइनर क्यों ना हो, जब वो चीज को एग्जीक्यूट करने बैठता है तो उसे अपने समान टीम नहीं मिल पाती। जब टीम नहीं मिल पाती तो एग्जीक्यूशन की हर स्टेजेस पे वो कुछ ना कुछ हर जगह कंप्रोमाइज करता हुआ बिल्डिंग को पूरी करता है। तो वो अपने 100% ड्रीम को नहीं, कभी तो 30-40% पे ही कंप्रोमाइज कर जाता है। वो बेचारा कितना भी करना चाहे वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास वो टीम नहीं है और खुद की उसकी वो ट्रेनिंग नहीं है। और आप देखो हमारे सारे आर्किटेक्चर कॉलेजेस या तो सीलोज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है तो एक डिपार्टमेंट की तरह है, बड़ी यूनिवर्सिटी में भी है तो वो उतने अच्छे से सारे डिपार्टमेंट के साथ जेल नहीं करते। हमारे आर्किटेक्चर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में बीआर के सिवा कोई और कोर्स ही नहीं। मतलब औरों को क्या आर्किटेक्चर की समझ देना आर्किटेक्ट का काम नहीं है। हमने उसको बहुत क्लोज गार्डेड सीक्रेट रखा हुआ है कि 5 साल में बच्चे को हमने क्या पढ़ाया और उसका क्या आउटपुट हुआ, वो बाहर से कोई उसको लगातार देख ही नहीं रहा। और वहां बहुत अंदर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हेल्थ ज्यादा अच्छी नहीं है। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरेक्ट किया। आपको पता है मैंने ग्रेजुएशन सीसीए से करी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से करी और मेरी पीएचडी आईआईटी रुड़की से है। और मैंने एज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की इंस्पेक्शन टीम और एज एआईसीटी की इंस्पेक्शन टीम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को बहुत ध्यान से देखा। वैसे भी कई कॉन्फ्रेंसेस, कई सेमिनार्स में जाने का मुझे इतने सालों में मौका मिला क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट और पैशन भी था। तो बहुत सारे टीचर्स के साथ, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ मैंने इंटरेक्ट किया और मैंने ये देखा कि सब जगह सिमिलर ही बातें हो रही हैं। और अभी तक हम टीचर्स ही नहीं ये समझ पा रहे कि ये जो हमारा मॉडल है सालों वही गुलामों के ऊपर इम्पोज एक मॉडल है। जब हम एक पेज पे आ जाएंगे ना, सारा देश ये समझने में बड़ी स्ट्रांगली हो जाएगा कि नहीं, हमें इस मॉडल को डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करना एकदम जल्दी से जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, हम एक पैरेलल सिस्टम बनाएं। जैसे कोई सड़क बड़ी कंजेस्टेड होती है, नहीं ठीक होती तो हम बाईपास बना लेते हैं ना, हम ऑल्टरनेट रूट बना लेते हैं और वो ऑल्टरनेट रूट कई बार बहुत बढ़िया बनाते हैं, है ना। अभी दिल्ली तक का अल्टरनेट रूट बन रहा है तो हम सब खुश है ना कि कम घंटे लगेंगे, कम पेट्रोल लगेगा, है ना। कितने चर्चा का विषय है ना वो बाईपास। तो हमने कोरोना काल में भी देखा कि एक मेडिकल प्रोफेशन है जो बहुत ज्यादा यूरोपियन मेडिसिन या वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम है, और एक हमारे पास आयुष की मिनिस्ट्री है। और हमने कोरोना काल में बहुत ज्यादा देखा कि जो देसी नुस्खे थे वो ज्यादा काम कर गए। वो ज्यादा काम कर गए कोरोना में, है ना। कितने सिंपल आयुर्वेदा के वैद्यों ने उस समय हमें चीजें दी जो बड़ा फिट था चीजों के लिए। तो हमें मोक्षा एक बिल्कुल पैरेलल सिस्टम चाहिए, एक बाईपास की तरह पैरेलल सिस्टम चाहिए
जिसमें वो सब कुछ हो जो देश को चाहिए। और हमारे देश का जो पास्ट है वो बहुत ग्लोरियस है। मुझे कभी कभी ये अफसोस होता है कि बहुत सारी बिल्डिंगें मुगलों ने तोड़ी, बहुत सारा आर्किटेक्चर हमारा खत्म हुआ, बहुत खत्म हुआ, बट फिर भी जो अभी बचा हुआ है वो काफी है ये समझने के लिए कि हमारा पास्ट बहुत ग्लोरियस था। तो उस ग्लोरियस पास्ट को सिर्फ हम फील ही करके एक प्राउड की फीलिंग हो, और हम एक ऐसा सिस्टम शुरू करें जो कुछ ऐसी लाइन पे हो। देखो, हम वास्तुकार और वास्तुशिल्पी कहते थे। वास्तुकार वो होता था जो डिजाइन बनाता था, और वास्तुशिल्पी वो होता था जो उसे रूप देता था। और वो कभी कभी एक ही परिवार के हिस्से होते थे। वास्तुशिल्पी ही आगे जाके वास्तुकार बनता था। मतलब हर आर्किटेक्ट जो मास्टर आर्किटेक्ट था वो खुद हाथ से काम करने के कैपेबल होता था, या राइटली गाइड करने के कैपेबल होता था। तो हमारा वो जो सिस्टम गुरुकुल वाला था, वो जो था, जब आदमी धीरे धीरे मंच के पॉलिश होते होते वो एकदम शाइनिंग वाली स्टेज पे आता है, तो हमारा सिस्टम कुछ वैसा होना चाहिए। हमारा जो ये सिस्टम है ना, कि हमने बच्चे को एडमिट किया नाटा के थ्रू, वो नाटा कर पाया तो ठीक है, नहीं तो सब फेलियर है। नाटा की फीसें दे के सारा कुछ, हम एक कॉलेज में आए, फिर वो 5 साल एक कैद की तरह, बिल्कुल कैद की तरह 5 साल वो बच्चा ना कहीं बाहर ज्यादा किसी औरों से इंटरेक्ट कर रहा है, ना कोई बाहर से आके उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और 5 साल के बाद हमने ठप्पा लगा दिया था आर्किटेक्ट, दिस इज नॉट फेयर। बहुत अच्छी लाइन कही रोजी, मुझे नाम याद कर लेना, रोजमेरी सचदेवा, उन आर्किटेक्ट का नाम था। उन्होंने एक 98 में आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने लाइन लिखी कि 5 साल के बाद we shouldn't let loose these fresh graduate on the society. कितनी बड़ी बात है ना, कि we should not let loose those graduate to the society, कि वो बाहर जाके वहीं से काम सीखें और वहीं प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। और इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि टीचर्स को नहीं, टीचर ही अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आपने भी कई, तो आप भी साल हो गए आपको किए हुए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर 75% टीचर्स को रेगुलर और 25% सिर्फ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट को अलाउ करती है, जबकि वो बिल्कुल रिवर्स हो जाना चाहिए। 75% प्रैक्टिस से टीचर आने चाहिए और 25% वहां सिर्फ क्योंकि जिनको रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं वैसे होने चाहिए। मतलब बेटा, हमें एक जरूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरत है कि हम इस मॉडल को डिस्कार्ड करें। इसे ही ठीक करने की कोशिशें बहुत सालों से हो गई, 75 साल हो गए। हमने पहला नॉर्म दिया 83 में, कंट्री में आया मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन 83 में आया। हम 47 में आजाद हुए थे, 54 में आर्किटेक्चर एजुकेशन पे चर्चा शुरू हुई, 72 में जाके वो पास हुआ, 56 में चर्चा शुरू हुई, 72 में जाके वो पास हुआ, 83 में हमारा फर्स्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन आया। उसके बाद 2020 में दूसरा नॉर्म आया। उनमें कहीं होप नहीं है कुछ इंप्रूवमेंट का, बिल्कुल होप नहीं की जा सकती वहां से कि वो सिस्टम कहीं हमारे आर्किटेक्चर एजुकेशन को इम्प्रूव कर देगा, नहीं कर पाएगा। उसमें मैंने एक एक अक्षर उसका कितनी बार पढ़ा, और मुझे हर बार जब 2020 वाला नॉर्म पढ़ा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हम क्यों नहीं समझ पा रहे 75 साल बाद कि हमें एक सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, हमें उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देने की जरूरत है। देखो, यूजीसी तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज को 20% तक वेटेज देने को कहता है, और काउंसिल 1%। कहाँ यूजीसी 20 को अब 40 करने की सोच रहा है, और हम 1% बच्चों को फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर रही हूँ। yes, तो हमें सिस्टम इसको डिस्कार्ड करना है, या एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। और पैरेलल सिस्टम ऐसा क्रिएट करना चाहिए जिसमें पहले 3 साल की ग्रेजुएशन हो, जो बहुत जनरल बेस हो। उसके नाम जो मेरे दिमाग में या मेरी समझ में आए हैं, वो बीएससी बिल्ट एनवायरनमेंट एक कोर्स हो सकता है, बीएससी बिल्ट एनवायरनमेंट, या एक कोर्स हो सकता है बीएससी इन आर्किटेक्चर बेसिक्स, दैट ग्रेजुएट आफ्टर 3 years अंडरस्टैंड्स द बेसिक्स ऑफ आर्किटेक्चर। फिर वो कुछ देर काम करे, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी प्रोटेक्टेड नहीं है। प्रैक्टिस आर्किटेक्चर की
कंट्री में कोई भी कर सकता है, एक्ट में ये बात बड़ी क्लियर है। तो उसके बाद वो थोड़ी देर अपनी प्रैक्टिस करे और फिर वो जिसमें स्पेशलाइज करना चाहता है वो एमएससी करे ना उसके बाद, और एमएससी किसी स्पेशलाइज फील्ड में करे। और ऐसे बिल्ट एनवायरनमेंट वाला है, वो कितने फील्ड हो सकते हैं बेटा। आज के दिन में आप देखो बिल्डिंग कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है यार, एक छोटा घर थोड़ी है। अब लाखों में तो कुछ भी नहीं बनता, अब हर चीजें करोड़ों में बनती हैं। और कई बार तो 1000 करोड़ लग रहे होते। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कोई एक आर्किटेक्ट थोड़ी हो सकता है ना। एक बड़ी टीम चाहिए, और टीम क्या सब एक जैसे टीम में होते हैं प्लेयर नहीं, सबका परसेप्शन अलग होता है। जितना वो वाइडर होगा उतनी टीम वर्सेटाइल होगी। तो हमें इतने बड़े कंट्री को एक मॉडल से, एक ही सिमिलर से सिलेबस से आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स चाहिए, जिसको जो हर एक किसी ना किसी चीज में स्पेशलाइज हो। तो हमें कुछ एक ऐसा मॉडल चाहिए, हमें एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना चाहिए। और ये बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबली हो सकता है जब हमारी गवर्नमेंट ये समझ ले कि स्कूल एजुकेशन में, देखो बेटे, रोटी कपड़ा और मकान हमारी 3 बेसिक जरूरतें हैं। तो मकान तो एक बेसिक जरूरत है ना। और हमारे जीडीपी का 33 नहीं बल्कि 40% के आसपास जो चीज है, मनी है, वो बिल्डिंग इंडस्ट्री के पास है। और हम अब 5th लार्जेस्ट या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना। तो इतना पैसा जहां है और जहां इतना फ्यूचर है, तो वहां हमें स्कूल एजुकेशन, सीबीएसई को या स्कूल बोर्ड्स को आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट की तरह 6वीं 7वीं के बच्चों को वैसी बिल्डिंग्स में लेके जाना, उन्हें वैसे टॉयज के साथ खिलाना, उन्हें वैसी तरफ इंटरेस्ट जनरेट करवाना, की तरफ उनको अवेयर करना। 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा सब कुछ अच्छे से समझ सकता है, समझ सकता है। मैम इनफैक्ट एक कार्टून आता था बॉब द बिल्डर, मैं उससे बहुत इंस्पायर होती थी। Because my father is आप जब एडमिट हुए थे तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं 10-15 वो जो टॉय आर्किटेक्ट मिलता है ना, वो मैं इंस्टीट्यूशन में खरीद के रखूं। मैंने प्रपोजल भी भेजी कि आर्किटेक्ट वाला जो वो टॉय का होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनसे खिलवाऊं मैं आपसे, ताकि आप समझ सको कि वही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो उससे हम कितने किस्म की बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि वहां स्कूल एजुकेशन, स्कूल बोर्ड्स जितने भी हैं कंट्री में, वो बच्चे को एज ए वोकेशन आर्किटेक्चर के बारे में अवेयर करें। Once he or she is aware and he wanted to pursue architecture और built environment का कोई भी एरिया, बहुत सारे एरियाज मुझे दिखते हैं। जब से क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, तब तक क्लाइमेट के साथ बिल्डिंग सबसे बड़ा कार्बन एमिटिंग वो चीज है, तो उसमें तैयार किया जा सकता है। फिर ये जो बीएससी शुरू करनी है ना, तो ये यूजीसी का रोल है। ये यूजीसी का रोल है। इतनी कंट्री में आज के दिन में तो 1000 से भी ऊपर शायद यूनिवर्सिटीज होंगी, एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता। इतनी यूनिवर्सिटीज में बिल्ट एनवायरनमेंट के ऊपर बीएससी शुरू हो, एमएससी शुरू हो, डिफरेंट रीजन में, तो ऐसा होना चाहिए। एआईसीटी को भी बीटेक इन आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजीज शुरू करनी चाहिए, बीटेक रिलेटेड टू। अब सिविल वाले को पता होता है, मगर सिविल में किसी किसी इंस्टीट्यूशन में आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट की तरह है, एक सेमेस्टर। मुझे ये लगता है कि सिविल इंजीनियर अपने देश का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है ना, बड़े से बड़ा डैम, बड़े से बड़ा पुल, सब कुछ बना सकता है। तो अगर क्या हम उसे 1-2 साल की पॉलिशिंग दें तो वो बहुत अच्छी बिल्डिंग्स भी तो डिजाइन कर सकते हैं। हमने इसे इतना किसी फेयर में उसको बहुत नैरो कर रखा है। मुझे बैठे बैठे कई बार लगता है कि इतना नैरो हो गया, जैसे एक बड़ा इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के साथ किड्स पूल होता है ना। हाँ जी। हमारा आर्किटेक्चर एजुकेशन का सिस्टम ना एक किड्स पूल की तरह है। उसमें आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, जब आप मेन पूल में जाते हो तो आप खो जाते हो। मैम वो ऐसे ही हो रहा है आर्किटेक्ट्स के साथ। ऐसे लगता है हमने जो कॉलेज में पढ़ा वो बस 5% था, और हमने जिंदगी के 5 साल लगा दिए। क्या ये 5% पढ़ाने में हमें कॉलेज 2 साल में, 3 साल में या 1 साल में अवेयर नहीं कर सकता था? हमारी जिंदगी के 5 साल करने के बाद भी हम इतना स्ट्रगल करके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। मोक्षा, आपको जान के ये हैरानी होगी, होनी भी चाहिए सबको, कि अगर हम शुरू से अब तक सब कॉलेजेस की जितनी इनटेक है उसके हिसाब से बच्चे कितने अभी तक पास आउट हो चुके हैं। आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको देख लो, 2 लाख के ऊपर तो हाँ जी रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहा है।
ये टर्न ऑफ द सेंचुरी से पहले बहुत सारे आर्किटेक्ट्स रजिस्ट्रेशन लेते भी नहीं थे, जो नौकरी करते थे, जो कंट्री से बाहर चले गए। मतलब हमारे कंट्री में 2.5-3 लाख आर्किटेक्ट्स हैं, मगर प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं? कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं? 10%। That is too less. That is too less. और हम कितने लोगों का नाम गिन सकते हैं उंगलों पे? मुश्किल से 50 का। मतलब 2.5-3 लाख में 20-25-30 हजार लोग आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस करें, और उसमें से हम लोग 35-40-50 को ही जानते हो। इस राइट सिचुएशन नहीं, ये राइट सिचुएशन, ये बहुत पैथेटिक कंडीशन है। तो जरूरत तो बेटे ये है कि हम एक सही हेल्दी ऑल्टरनेट सिस्टम बनाए, जिसमें हम राइट किस्म का, उसका नाम आर्किटेक्चर हो या बिल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हो या बिल्डिंग डिजाइनर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर एक प्रोफेशनल ऐसा होना चाहिए जो सारी समझ रखता हो, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा, 75 साल की आजादी के बाद बेटे जब मैंने आर्किटेक्चर ज्वाइन किया था, 78 से 83 की ग्रेजुएट हूँ, तो फर्स्ट ईयर में मैंने बुक पढ़ी थी आर्किटेक्चर और प्रोफेशन और बिजनेस। बहुत अच्छी बुक है, वर्थ रीडिंग है, आर्किटेक्चर और प्रोफेशन और बिजनेस। हम उसको एज ए प्रोफेशन बहुत बात करते हैं, मगर हम उसको फखर से रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। अगर आर्किटेक्ट उसको जब बिल्डिंग बना के बेचेगा, जैसे बिल्डर करता है, उसका वो एस्पेक्ट जिसे हम छुपाते हैं कि इससे मनी अर्निंग वेंचर्स हैं, ये भी हो सकता है, ये प्रोफेशन भी हो सकता है, ये एक हॉबी की तरह भी परस्यू किया जा सकता है, शौक या हॉबी की तरह। तो इसके कितने रूप हो सकते हैं ना, कितने रूप हो सकते हैं। तो रूप जितने भी उसके वेरिएशंस हैं, उसे अंडरस्टैंड करना और उसके हिसाब से बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी देना। ये जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज हैं, ये इनमें बड़ा पोटेंशियल है कि बच्चे को वो फ्लेक्सिबिलिटी मिले कि वो क्या करना चाहता है। अब आप ही देख लो, ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपका शौक है, आप बहुत ट्रेवल कर रही हो आजकल, अगर मोक्षा को उसके बाद टूर एंड ट्रेवल या कंट्री का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में या कहीं ऐसी जगह काम करने का मौका मिलता जिसमें वो इंडियन आर्किटेक्चर को वर्ल्ड के सामने रख सकती, तो मोक्षा अंदर से कितनी खुश होती। मैम, व्हाट अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन। मैंने आपको उदयपुर वाला अपना वो मैंने देखा है ना। तो जहां भी छुपे हुए हमारे ज्वेल्स अभी बचे हुए, देखो बहुत तहस नहस हो गए, पर जहां भी ज्वेल्स बचे हुए वो आर्किटेक्ट्स जाके उन्हें उजागर करें और उसे वर्ल्ड के आगे रखें। और जब वो टूर गाइड या ट्रेवल का बंदा दिग्गज बनेगा तो कितना बेहतर बनेगा, कितना बेहतर बनेगा ना। और देश कैसी रेपुटेशन अपनी गेन करेगा कि इस कंट्री में भी कितना कुछ है कि नहीं है। पर हम फेलियर हैं जब हम उसे उजागर करके दुनिया के सामने वैसे रख नहीं पा रहे, हम अपनी स्टोरी टेलिंग राइटली नहीं कर पा रहे। हमें राइट स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, और वो तभी आ सकती है जब हम फख्र करें अपने देश पे। ये जो हमारी देश का नाम मिलाइन इंडियंस ही बाहर जाके करते हैं, या बहुत सारे बच्चे नहीं देश को उस ढंग से पैट्रियटिज्म ना भी नाम में नाम दो तो फख्र महसूस करना कि whatever we have the responsibility to take it further। तो वो जब तक फीलिंग नहीं आती तब तक मुश्किल है। और मैम, इंडिया बहुत रिच है, आर्किटेक्चर कर लो, वैसे भी कर लो, बट इट्स जस्ट ब्यूटी इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अगर हम देखें, हमें एक्चुअली वही बात है, आर्किटेक्चर एजुकेशन में आपने जैसे कहा कि हमेशा बाहर वालों को पढ़ते हैं, तो जब हम आर्किटेक्चर एजुकेशन में हमें लग रहा है बाहर जो पढ़ रहे हैं या बाहर जो वही स्पेशलाइज है, वही अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो नहीं है। इसी को मैं काटने की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हम देश तो आजाद हो गया, पर हम मेंटली आजाद नहीं हुए अभी तक हमारी सोच की जो गोरा कर रहा है वो ठीक कर रहा है, जो वेस्ट कर रहा है हमें उसे ही कॉपी करना है। मतलब हमारी एक यंग जनरेशन, एक पूरी की पूरी ब्रीड ही ऐसी रही जो वेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। पर इंडिया को नहीं, हमारा फूड नहीं, हमारा कल्चर नहीं,
अरे वहां का सिर्फ सुना सुनाया हम कॉपी करने को तैयार हैं, अपना सामने देख के भी कॉपी करने को नहीं तैयार। मैं कॉपी की भी नहीं बात कर रही, मैं कह रही हूँ कम से कम हम अपनी रूट्स को समझें और हमें री इन्वेंट करें खुद को। मैं किसी को कॉपी करना नहीं ठीक समझती, ना तो वेस्ट को कॉपी करना चाहिए और ना ये पॉसिबल है कि हम अपने पास्ट को रिक्रिएट कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल। मगर हम प्राउडली खुद को समझ के एक नए इंडिया की क्रिएशन कर सकते हैं मिलके। आबादी हमारा बहुत बड़ा डिविडेंड है, हमारे पास बहुत यूथ है, वो यूथ जब ये समझ जाएगा कि हमें एक नया हिंदुस्तान बनाना है, एक नया ऐसा क्रिएट करना है, तो वो क्रिएट हो जाएगा। जब हम माइंड में ही सोच लेंगे कि हम क्रिएट कर सकते हैं तो हम क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम माइंड में ये सोची बैठे हैं कि वहां का ही कॉपी करेंगे, कॉपी चल रही है, मतलब हर चीज उधर से उठाओ कॉपी कर लो, इधर से उठाओ कॉपी कर लो, ये इसको तोड़ना पड़ेगा। पर बेटे इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे अच्छे गुड स्पार्क्स इंडिया के भी आर्किटेक्ट्स में देखे हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जरूरत है उसे उजागर करने की, जरूरत है उसे बाकी लोगों के सामने रखने की। वो आप जैसे बच्चे कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आई एम रियली प्राउड मोक्षा, द वे यू आर, आपकी मैं देखती रहती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो मैंने ऐसे ही चाहा था कि हर स्टूडेंट अपना एक रास्ता निकाले, अपनी एक पहचान बनाए। और जब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी पहचान बना रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। मैम ये आर्किटेक्चर में सबको लगता है कि एक ही डायरेक्शन है, बट इतना डाइवर्स है अपना प्रोफेशन। आर्किटेक्चर जर्नलिज्म एक चीज है, उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग्स में चले जाओ, इतना कुछ है कि एक बार बस मुझे लगता है क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। बेटा कितने ऑप्शन है, ये आपने ये ऑप्शन कभी भी नहीं सुनी देखी होगी कि हमारे पास, अब मैं बार बार कह रही हूँ, 75 साल की आजादी में हमने आर्किटेक्चर में इंडियन आर्किटेक्ट्स की लिखी हुई किताबें 75 भी नहीं है, ठीक है। और इतना सारा, जैसे उदयपुर का आपका ही वो एग्जाम्पल है, ऐसी कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं या कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर, या अपने पास्ट के ऊपर एक एज ए सोशल साइंटिस्ट की तरह, आर्किटेक्ट सोशल साइंटिस्ट की तरह काम करे और एक अच्छा ऑथर बने। जर्नलिज्म एक हो गया, टूर ट्रेवल एक हो गया। मेरे दिमाग में तो ऐसा भी आता है कि हर झगड़ा जो कोर्ट में पहुंच रहा है ना, उसका 1/3 जमीन या बिल्डिंग की वजह से चल रहा होता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है झगड़ों में आर्किटेक्चर। तो उनको अगर आर्किटेक्चर करने के बाद लॉ की जाए, जैसे BA LLB हो सकती है, वैसे BSc बेसिक्स के बाद LLB या BSc बिल्ट एनवायरनमेंट के बाद LLB जिसने की है, जिसको बिल्डिंग की भी अंडरस्टैंडिंग है, लॉ की भी अंडरस्टैंडिंग, वो कितना कामयाब लॉयर हो सकता है। बिल्कुल। उसको बिल्डिंग की भी समझ है, ये दो नाम फिर से ले रही हूँ, BSc बिल्ट एनवायरनमेंट या BSc आर्किटेक्चर बेसिक्स, और उसके बाद वो MBA करके फाइनेंस में जाता है और वो इंश्योरेंस सेक्टर में जाता है, तो वो कितना कमाल कर सकता है। और वो अगर HR भी करता है तो भी कामयाब हो सकते हैं, है ना, हो सकता है। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज, मैनेजमेंट, लॉ, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, कितनी तरफ से डाइवर्सिफिकेशन हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, अभी तक एक पीलू मोदी को छोड़ दें तो हमें आर्किटेक्ट्स अपनी लोकसभा, राज्यसभा, अपनी अथॉरिटी वाली जो पोजीशंस हैं लेजिस्लेशन में, हमें बहुत कम आर्किटेक्ट दिखते हैं। क्यों नहीं होते? तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो 5 साल हम उसको इतना ब्रेक कर देते हैं बाकी की दुनिया से, तो वो उसके बाद IAS का एग्जाम देके क्लियर नहीं कर पाता। मेरा एक स्टूडेंट पुलिस में है, मेरा एक क्यों ज्यादा स्टूडेंट आर्मी में है, मगर अगर वो 3 साल के बाद अगर हमने उनको लेट लूज, मतलब उनको फ्रीडम दी होती है, उनको फ्रीडम दी होती कि वो अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे ले ले जिससे IAS क्लियर कर जाए,
कुछ हमें उसको ऐसा माहौल दिया होता जिसमें वो पॉलिटिक्स में चला जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। बहुत सारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे या पॉलिटिक्स में भी आर्किटेक्ट होते और वो जब डिसीजन लेते तो डिफरेंटली डिसीजन होते क्योंकि हर एक को लेने पड़ते हैं, चाहे वो काउंसलर है, चाहे कुछ कोई भी है, चाहे वो लेजिस्लेशन में है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स में है, उसको डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग्स लेने पड़ते हैं। अगर उसको उसकी 3 साल की पढ़ाई उसके पास होती है और उसके पास पूरी समझ होती तो कितनी बेहतर डिसीजन ले पाता, बिल्कुल कितने बेहतर डिसीजन ले पाता, आर्मी में जा पाता, कितना कुछ कर पाता बेटे, कितना कुछ। ये एक बेस पढ़ाई बहुत अच्छी कैसे भी पढ़ाई गई हो हमें, मगर अगर हम ये समझें कि आर्किटेक्चर में बहुत सारे ह्यूमैनिटीज हमें पढ़ाई जाती है, साइंस हमें पढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है, आर्टिस्टिक एबिलिटी हमें पढ़ाई जाती है, तो ये 4 जो डोमेन है वो एक इंस्टीट्यूट एक जगह पे इकट्ठे हैं। तो जिसमें इंसान को ये चारों फेसेट लाइफ के बता दिए जाए तो वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगर ये 5 साल की जगह हम एक 3 साल का बेस बना ले, फिर 2 साल की वेरिएट पढ़ाई कर ले तो हम मच बेटर रहेंगे। इसके मैंने बेटे कई जगह पे प्रेजेंटेशंस दी हैं, आपको पता है मेरे पास वो सारा कुछ रहता है, पर आज की चर्चा का ये विषय नहीं है। मैम आप क्या 5 टिप्स देना चाहोगे बडिंग आर्किटेक्ट्स को? पहला टिप तो ये देना चाहूंगी कि साइट्स के साथ कनेक्ट हों, जरूर किसी प्रैक्टिसिंग अच्छे आर्किटेक्ट के साथ भी कनेक्ट हों, ये जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड के बारे में अपने आप को एजुकेट करें। वन इज वंस बेस्ट टीचर। मेरे लिए मुझसे ज्यादा अच्छे से मुझे कंटिन्यूअसली टीच करने के लिए कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो सकता जितनी देर मैं खुद के लिए अवेलेबल हो सकती हूँ। तो अपने अंदर का टीचर निकालो और उसके साथ कनेक्ट करो, खुद को समझो अच्छे से। इतने में मुझे लगता है सारा कुछ कवर होता है। साइट के साथ और आर्किटेक्ट्स के साथ कनेक्ट करो, खुद का टीचर बनो और खुद को समझो। लव योरसेल्फ, अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज करने की उसमें लगे रहो कोड में कि जो भी सॉफ्टवेयर गॉड ने तुम्हें प्रोग्राम करके दिया है, हार्डवेयर हमें दिख रहा है मगर गॉड हैज मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस अंडरस्टैंड दैट सॉफ्टवेयर। और किसी भी कंप्यूटर में बड़ा सॉफ्टवेयर तभी हमें समझ आता है जब हम कोई भी बटन इधर उधर क्लिक करते हैं और उसकी पोटेंशियल देखते रहते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं कर पाता, कर पाता है कि नहीं कर पाता, खुद करते तब पता भी समझ आती है। तो खुद को समझने के लिए अपना सॉफ्टवेयर समझना बहुत जरूरी है। और अगर अब तुम्हारी कॉलिंग है कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है तो आर्किटेक्चर करके भी जर्नलिज्म में चले जाओ, यू विल बी द बेस्ट जर्नलिस्ट। अगर लगता है कि नहीं मुझे कहीं और मेरी कॉलिंग है तो डिग्री कर ली, हमने फादर ने बहुत इच्छा से तुम्हें डिग्री में डाला, फीस भी दे दी, उनको डिग्री पकड़ा दो कि डिग्री हो गई, फिर वो करो जो तुम्हारी कॉलिंग। अगर लगता है कि आर्किटेक्चर की कॉलिंग है तो उसमें रहो, जरूर रहो। मगर अगर लगता है कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो उस आवाज को सुनो, जरूर उसे करो। मेरा भी अंदर से ऐसे फील आती थी कि मैं बस करती रहूं। इट वाज लाइक कि कई बार होता है वी आर सैड, हम उस दिन काम नहीं कर पाते, बट ये चीज ऐसी है whether I'm sad, whether I'm happy, whether I'm busy, whether I'm traveling, ये मैंने आज ये काम करना है, आज ये पोस्ट डालनी है, आज इस चीज पर मैं पढ़ना है, ये करना ही करना है। अंदर से आती है। Your work is your passion. You don't have to work. Yes. Your life is celebration. Yes. So that is my message to every student, every youngster. कि खुद को समझो। God really has created you और कोई दूसरा इस धरती पे तुम्हारे जैसा नहीं है। और ये लाइफ भी एक ही बार मिली और उससे खुद पूरी तरीके से जी जाओगे, अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरा एक्सप्लोर कर लोगे और एंड में बहुत खुश जाओगे। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए दैट यस आई हैव डन माय बेस्ट, ऐसा लाइफ लीड करनी चाहिए।
मैम एक हमेशा स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि हमने 5 साल की डिग्री कर ली बट जॉब्स में भी नो कि इतना कुछ पे नहीं होता, तो उस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि क्योंकि पे बहुत कम है, हम जब जो 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं वो अच्छी तरह से लाख्स के पैकेज पे बैठे हुए हैं। ये सिर्फ बाहर का रोल है। आर्किटेक्ट्स इंजीनियरिंग को भी लाखों का पैकेज भी मिलता है और वही 10-15-20 हजार भी मिलते हैं। ये डिग्री के साथ नहीं कनेक्टेड है, चाहे वो मेडिकल की डिग्री है, चाहे लॉ की डिग्री है, चाहे इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे आर्किटेक्ट की डिग्री, उसी में ही आपको 10,000 में भी स्टूडेंट मिल जाता है और कुछ लाखों में भी आपको स्टूडेंट मिल जाता है फ्रेश ग्रेजुएट। फिर बात मैं वही कह रही हूँ कि कोई भी जैसे क्लाइंट वैल्यू फॉर मनी चाहता है, ऐसे ही एम्प्लॉयर वैल्यू फॉर मनी चाहता है। जितना वो आपको पे कर रहा है उससे प्लस वो एक्सपेक्ट करता है। अगर आप में वो एबिलिटी है तो आपको पैसा वो देता है, और आप में वो एबिलिटी नहीं है तो वो पैसा नहीं देता। हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे एक ऑफिस से दिल्ली का, ऐसे बात ही कर रहे थे, वो कहते हैं हम जो भी आर्किटेक्ट स्टूडेंट आता है हम उसको कहते हैं सिर्फ स्टेयरकेस की ऊपर से नीचे तक की सेक्शन का, अगर तुझे आता है तो आई ना जा, नहीं आता तो। और इतने सारे आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में कहते हैं हमारे, हम देखते हैं कितना परसेंट बच्चों को सेक्शन स्टेयरकेस से निकालना है 5 साल के बाद। इसका मतलब कहीं ना कहीं कसूर सिर्फ इंस्टीट्यूशन को कसूर देने से हल नहीं होगा, सिर्फ टीचर्स को कसूर देने से हल नहीं होगा, सिर्फ स्टूडेंट्स को देने से भी हल नहीं होगा। कसूर में सभी थोड़े 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 है ना, मगर किसी को तो स्टैंड लेना, हाँ जी, किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। सिस्टम तो तभी चेंज हो सकेगा ना जब हम उसकी दिशा चेंज करें। अभी वो दिशा ऐसी चल रही है कि जो चल रहा है बस चल रहा है, बस चल रहा है, बस चल रहा है। ऐसा देखो, जिसमें काबिलियत है वो मुंह मांगी कीमत लेता है। मैंने जब ये सुना भी 4 से 6 करोड़ का पैकेज भी आर्किटेक्ट्स ले रहे हैं, वो किस चीज का ले, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी, जॉब में इतना पैकेज ले, जॉब इतना पैकेज ले, तो इसका मतलब वो एबिलिटी। गोदरेज प्रॉपर्टी इज पेइंग टू इट्स, जो सबसे ऊपर वाला आर्किटेक्ट है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, उसकी सैलरी मार्केट पे कनेक्टेड है और उसको ऐसे पे होता है। इसमें कितनी एबिलिटी होगी सोचो। अपना कंपनी का शेयर ऊपर नीचे की जिम्मेवारी वो समझता, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझता है ना। सिर्फ ये जो हमने 5 साल में पढ़ा है वो ही थोड़ी, वो तो कुछ भी नहीं। आपने 5% कहा, उसकी लाइफ में तो शायद वो 1-2% ही होगा, बाकी उसने खुद को कितना एजुकेट किया। तो ये जरूरी है कि हम खुद को एजुकेट करें, खुद को। अब बेटे मैंने आपकी क्लास में भी कई बार कहा होगा कि हर किसी भी दिग्गज इंसान का नाम ले लो, किसी भी दिग्गज इंसान का नाम ले लो, तो उसकी क्लास में और क्लास फेलोज नहीं थे। वो क्यों नहीं इतने दिक्कत बने? क्या सेम ही टीचरों ने नहीं उससे पढ़ाया? क्या सेम ही बिल्डिंग, सेम ही कमरे में नहीं वो पढ़े हुए थे ना? तो एक क्यों अपनी आगे निकल गया? It's the curiosity. It is the one who has educated himself, जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझे ये बनना है, फिर सारी कायनात लग जाती है उसे वो बनाने में। ये लेना जरूरी है कि मुझे ये करना है। अब when जिस भी एज में कोई भी इंसान ये ठान लेता है कि मुझे ये करना है, वो साल कुछ लग सकते हैं मगर वो बन ही जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कितने अच्छा कहा ना कि ड्रीम्स आर नॉट दैट जो आपको सोते भी, आप ड्रीम्स आर दो जो आपको सोने नहीं देते, जो आपको सोने नहीं देते। तो बेटे ड्रीम्स भी देखो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद की, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा, देखो ना इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी आबादी, इतने करोड़ों का बिल्डिंग इंडस्ट्री, वहां आप किसी भी बिल्डर से पूछ लो, आप किसी भी आर्किटेक्ट से पूछ लो, हर एक को बंदा चाहिए मगर वो बंदा ही अवेलेबल। स्टूडेंट होते हैं कि हमें 10-15-20 हजार रुपए मिलते हैं, इसको उनको एम्प्लॉयर है वो होता है कि हमें काबिल बंदा ही नहीं मिलता। तो देयर इज दिस जर्निंग गैप बिटवीन व्हाट इज नीडेड एंड व्हाट इज बीइंग टॉट। तो उस गैप को कवर करना इस सिस्टम में
राइट नहीं है। सिस्टम ही ऐसा होना चाहिए जो गुरुकुल वाला सिस्टम है। क्यों बच्चा क्लासरूम में बोरिंग सिचुएशन में बैठा है, क्यों नहीं बच्चा साइड पे है, क्यों नहीं बच्चा ऑफिस में, क्यों नहीं हमारा सिस्टम ऐसा हो सकता कि एक दिग्गज आर्किटेक्ट अपने पास ट्रेनिंग रखी और उनको ट्रेन करे। तो मास्टर बिल्डर के अंदर ही बिल्डर ट्रेन होते थे, मास्टर बिल्डर बन जाते थे, तो उनकी शिष्य आ जाती थी। मतलब आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेटर ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। और उस परंपरा के साथ अगर हमारा इतना ग्लोरियस पास्ट हो सकता है तो हमारा बहुत ग्लोरियस फ्यूचर हो सकता है। मुझे दिखता है आज के दिन में, मुझे ऐसा लगता है कि जितना हमारे पास यूथ है, अगर वो यूथ को हम राइटली माइंडसेट उनका डेवलप कर सके, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हमें उनको राइट डायरेक्शन दे सके, तो वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा बच्चों स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि खुद को पहचान। मैम, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस, मेजर सक्सेस इन आर्किटेक्चर? क्योंकि मैंने देखा आर्किटेक्ट्स काफी सेल्फ डाउट में रहते हैं, उसका प्रोजेक्ट देख लिया, उसका देख लिया, या जैसे मेरी क्लास में कुछ होंगे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस करके काफी ऊपर है, कुछ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो how do we define, how do we measure success in architecture? Well, the success shouldn't be measured only by way of money. Only by way of money कि उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कैसी कार है, उसके हाथ में कैसा फोन है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए, ये तो सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स है। अगर उसके पास वो नहीं है मगर सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैं जो चाह रही हूँ वो कर रही हूँ, जैसा चाह रही हूँ वैसा कर रही हूँ, तो अगर वो खुद से सेटिस्फाइड है और उसका एक अपराइट है, जब वो शीशे में खुद से बात करता है तो आंखों में आंखें डाल के खुद से बात कर पाता है, तो मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल है। सोचो, और मैंने आपको एक चीज रह गई कहने कि अगर यही जो मैं बीएससी बिल्ट एनवायरनमेंट या बीएससी आर्किटेक्चर बेसिक्स की बात कर रही हूँ, उसके बाद अगर बहुत सारी लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है, कॉलेजेस में वो 50-60% है, प्रैक्टिस में वो 3 से 5% भी नहीं है, तो वो बहुत सारी गायब भी हो जाती है, खो जाती है, वो खो कहाँ चली जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को आफ्टर मैरिज अगर वो टीचर बन पाए किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो बहुत उनके पास ये स्कोप हो कि बेस्ट टीचर बन पाए। तो ये कोर्स करने के बाद अगर बीएड और एमएड और पीएचडी वो आर्किटेक्ट एजुकेशन में करें, नॉट आर्किटेक्चर, एजुकेशन में करें, तो वो बहुत कमाल की एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं। हर स्कूल के बच्चे को वो आर्किटेक्चर या बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए अवेयर कर सकेंगी, वो वहां की बिल्डिंग को इम्प्रूव कर पाएंगी। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा डोमेन है और ये अपने आप में पूरी साइंस है। तो अगर उनको ये वाला चैनल उनके लिए खुला हो तो वो कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने जर्नलिज्म की बात की और बहुत अच्छी लड़कियां जर्नलिज्म में कर रही हैं। एजुकेशन में भी मुझे पता है मेरी कुछ स्टूडेंट्स अच्छा कर रही हैं, मगर बीएड करना इतना आसान नहीं था। तो अगर उनको एजुकेशन के कुछ कोर्सेज उन्होंने एज मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज में किए होते और वो आगे जाके बीएड और एमएड कर लेते तो और भी बेटर हो जाती है। अब जितनी है उससे भी बेटर। और ये जो बहुत सारी लड़कियां खो जाती हैं वो खोएंगी नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा कर रही। So ma'am, my last question to you, आपको क्या लगता है, what is the future of architecture? A very bright future, a very bright future, because the way things are coming, AI, machine learning, हर disruptive technology जिस स्पीड से आ रही है उसे कोई ना कोई कनेक्ट करने वाला चाहिए, एक धागा चाहिए जो हर बीट को आपस में बात करा सके। तो वहां ह्यूमन माइंड चाहिए। मशीनों के ऊपर मशीनें नहीं लगा पाती, मशीनें बहुत सारी आ जाएंगी, वो डिजाइन भी कर लेंगी, वो एग्जीक्यूट भी कर लेंगी, बट उन दोनों को प्लग इन करने के लिए फिर भी इंसान चाहिए। और जब वो कैपेबल इंसान जो हर चीज को भी समझता होगा और उन्हें कनेक्ट भी कर पाएगा तो बहुत बढ़िया हो सकेगा। और आने वाले टाइम में अभी जितने की बिल्डिंग इंडस्ट्री है उससे बढ़ने वाली, इतनी अभी डिमांड है प्रोफेशनल्स की बिल्डिंग इंडस्ट्री में, उससे बढ़ने वाली। तो जरूरत ये समझने की है कि
हम अपने आप को कहाँ ट्रेंड करें और इस पजल में हम कौन सा पोर्शन बन के हम कैसे वहां फिट इन। अगर हमें ये समझ आ जाएगा और हम कैसे अपने लिए बिजनेस क्रिएट करें, हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम कर पाएंगे। अभी मुझे ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जिन्होंने अपने लिए बहुत अच्छी निश क्रिएट कर रखी है, सिर्फ उसके पास जाओ, ऐसा काम चाहिए तो उसके पास जाओ। जैसे होता है ना, अगर ऐसा खाना खाना चाहिए तो उस रेस्टोरेंट में जाओ, तो ऐसे ही इस तरीके का प्रोजेक्ट है तो आप इसके पास जाओ, है ना। तो मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ आर्किटेक्चर को। मैं सिर्फ एक आर्किटेक्ट के अगेंस्ट हूँ कि ये जो हमने अलग से एक वर्ड या अंग्रेजों का थोपा हुआ सिस्टम को हम चला रहे हैं, हम उस सिस्टम से हम एक हट के अपना एक सिस्टम, अब हम भारत वन भारत टू भारत थ्री कर रहे हैं ना। हम जितने भी साइज को भी कहते हैं ना, व्हाई यूएस एंड यूके ओनली, व्हाई कांट वी हैव भारत मेजरिंग सिस्टम, तो व्हाई कांट वी हैव इन भारत आर्किटेक्चर एजुकेशन सिस्टम। We can and we have to have. Together we can. Yes, together, yes, we can. I'm very happy that you are the way you are doing, and जब आपने मुझे अप्रोच किया, so I really feel proud as a teacher. I'm very happy. Hope we do this again. Just started. Sure. और टॉपिक्स के बारे में भी discuss मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक मैं रिटायर हुई थी तब तक मैंने बहुत बारी कहा आर्किटेक्चर एजुकेशन धुन बदल के तो हम एक धुन को बहुत सालों से बजा रहे हैं और वो अब बहुत बेसुरी हो गई है। जब इतने बच्चे इतने परेशान हैं, इतने आर्किटेक्ट्स इतने परेशान हैं, तो नीड ऑफ द आवर इज टू चेंज दिस धुन। एंड आई एम नॉट सेइंग इस धुन को चेंज करके एक दूसरी धुन बन सकती है, मैं कह रही हूँ इस धुन को चेंज करके कई और धुन बन सकती है। तो आए कई धुने बनाए, आओ एक सुरीली धुने कुछ और क्रिएट करें। Thank you, ma'am.